प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने राजनीतिक सिद्धांत के बारे में चर्चा करी थी। इसी सेक्शन में हमारे एक और टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत के पतन से संबंधित कारण, उपाय और उसका विश्लेषण करना। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने ये बताने का प्रयास कर रही हूँ कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन वास्तव में क्या अवधारणा है। इसको हम कई भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। 1950 के दशक से ही राजनीतिक वैज्ञानिकों में एक विवाद चल पड़ा था कि क्या वर्तमान युग में राजनीतिक सिद्धांत का कोई भविष्य है अथवा नहीं। डेविड ईस्टन के नाम से हम सभी परिचित हैं। 1953 में उनकी पुस्तक थी द पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसे हिंदी में राजनीतिक प्रणाली राजनीति विज्ञान की दशा का अन्वेषण में उन्होंने ये बताया था कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत कोरे चिंतन और मनन पर आधारित है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में बताया था कि परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत है वो कोरे चिंतन और मनन पर आधारित है। इसमें राजनीतिक यथार्थ के गहन निरीक्षण का पूरा अभाव है। इसलिए उनका मानना था कि राजनीतिक सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार पर स्थापित करने के लिए उसमें जो पुराने पारंपरिक या क्लासिकल और राजनीतिक विचारकों के इतिहास को परंपरा से मुक्त करवाना जरूरी है। मतलब उनका मानना था कि जो परंपरावादी राजनीतिक विचारक है उसके द्वारा राजनीति विज्ञान में कहीं भी विश्लेषणात्मक अध्ययन नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसमें परिवर्तन लाना जरूरी है। दूसरी बात उन्होंने लिखी कि जो प्लेटो से पूर्व यूनान में 15वीं शताब्दी के इटली, 16वीं और 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड और 18वीं शताब्दी के फ्रांस में जो उथल पुथल हुई उसके कारण राजनीतिक चिंतन को पनपने का अवसर मिला था। ईस्टन का मानना था कि मार्क्स और J.S. मिल के बाद में कोई ऐसा महान दार्शनिक पैदा नहीं हुआ कि उसके बाद किसी तरह का राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण हो सके। तो उन्होंने कहा कि एक शताब्दी पूर्व के विचारों के साथ ही हम क्यों जुड़े रहें, और इसलिए उन्होंने व्यवहारवाद के माध्यम से अर्थशास्त्रियों और समाज वैज्ञानिकों को मनुष्यों के यथार्थ व्यवहार से अवगत करवाया। उनका मानना था कि राजनीति वैज्ञानिक इस मामले में पिछड़ रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया कि फासिज्म और कम्युनिज्म, साम्यवाद के उदय और अस्तित्व की व्याख्या देने के लिए भी कोई अनुसंधान या उपकरण विकसित नहीं हुए हैं। दूसरे विश्व युद्ध का उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि अर्थशास्त्रियों ने, मनोवैज्ञानिकों ने इस दूसरे विश्व युद्ध में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया निभाई, परंतु राजनीति वैज्ञानिकों द्वारा किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण रोल अदा नहीं किया गया। इसलिए ईस्टन ने राजनीति वैज्ञानिकों को यह सलाह दी कि उन्हें अन्य समाज वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का निर्माण करना चाहिए। मतलब आप देखिए कि व्यवहारवाद, अपन उत्तर व्यवहारवाद के कारणों की तो चर्चा कर लेते हैं, परंतु व्यवहारवाद क्यों उत्पन्न हुआ इसकी चर्चा हम नहीं करते हैं। तो यहाँ आपको एक बात और समझ में आ गई होगी कि व्यवहारवाद के उदय के क्या कारण रहे। इसी श्रृंखला में ईस्टन ने बताया कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत मूल्यों के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया था, परंतु आधुनिक राजनीति विज्ञान में मूल्यों के विश्लेषण की कोई आवश्यकता नहीं है।
वो ये मानते थे ईस्टर्न कि मूल्य तो व्यक्तिगत या सामूहिक प्रेफरेंसेस पर आधारित होते हैं। मतलब आदमी के जो पर्सनल है या ग्रुप में है, किसी तरह की उसके पास में प्रेफरेंसेस हैं, उस पर डिपेंड करता है। दूसरी बात यह है कि वो कहते थे कि जो मनुष्य में है, मतलब राजनीति में जो मनुष्य का कार्य कारण संबंध है, उसमें उसका अध्ययन करना राजनीति विज्ञान को आगे बढ़ाएगा। फिर उन्होंने इसी संदर्भ में 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्षात्मक भाषण के दौरान राजनीति विज्ञान को व्यवहारवादी क्रांति का नया मोड़ देते हुए एक उत्तर व्यवहारवाद की घोषणा कर दी। 1969 में उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद की घोषणा कर दी थी। वास्तव में ईस्टर्न राजनीति विज्ञान को क्या करना चाहता था, एक प्योर साइंस से उठा करके अप्लाइड साइंस में परिवर्तन करने पर जोर दिया। मतलब उनको जहाँ वो परंपरागत से वैल्यू फ्री स्टडी की बात करते थे व्यवहारवाद में, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद में उन्होंने कहा कि जहाँ वो तकनीकों पर और बल देते थे, उसके स्थान पर उन्होंने यहाँ पर अप्लाइड साइंस की मांग की। अप्लाइड साइंस का अर्थ है कि जो वर्तमान में जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, उनका हल ढूंढे, बजाय कि टेक्निक्स पर बल देने के। तो यहाँ आकर उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान की आवश्यकता अनुभव की। अब जैसे हम बताएं आपको कि 1950 के राउंड में जहाँ राजनीतिक सिद्धांत के पतन के बारे में चर्चा चल रही थी, तो इसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने विचार रखे हैं। जैसे हम इसमें चर्चा कर सकते हैं यहाँ पर आपके ऑल्फ्रेड काबन ने 1953 में ही पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में अपने आर्टिकल में उन्होंने बताया कि समकालीन समाज में न तो पूंजीवादी प्रणालियों में राजनीतिक सिद्धांत की कोई प्रासंगिकता रह गई है, ना साम्यवादी प्रणालियों में। मतलब राजनीतिक सिद्धांत का ना कम्युनिस्ट में और ना कैपिटलिस्ट में कोई लेना देना नहीं रह गया है, क्योंकि पूंजीवादी प्रणालियां उदार लोकतंत्र पर आधारित होती हैं। लेकिन आज क्या है कि लोकतंत्र का भी कोई भी एक थ्योरी नहीं है, और इसके लिए क्या होता है कि जो मिलिट्री शासन है या ब्यूरोक्रेट्स हावी हो गए हैं, और उसमें पॉलिटिकल थ्योरी की कोई मान्यता नहीं रह गई है। ये तो हो गया कैपिटलिस्ट की बात। दूसरी, कम्युनिस्ट में क्या हो गया है कि एक सिंगल पार्टी सिस्टम का मामला हो गया है, और सिंगल पार्टी सिस्टम में भी छोटे से जो समूह है या ओलिगार्की जो है, उसका वर्चस्व बना हुआ है। तो अतः इसमें भी राजनीतिक सिद्धांत की कोई भी प्रासंगिकता नहीं रह गई है। कॉबन ने यह भी माना कि हीगल और मार्क्स की दिलचस्पी तो एक छोटे से हिस्से में थी। मतलब हीगल का मतलब किससे था, उसका सरोकार एक टेरिटरी स्टेट से था, एक क्षेत्रीय राज्य से था, और मार्क्स का जो मतलब था, सरोकार था, वो एक सर्वहारा वर्ग से था। ये दोनों क्या करना चाहते थे, अपने अपने मतलब लोगों को अपनी अपनी जगह पे झुकाना चाहते थे, अपनी अपनी विचारधाराओं के अनुसार लोगों को झुकाना चाहते थे। तो उन्होंने अपने विचारों को बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग में नहीं लिया। इस तरह से क्या हुआ कि काबन ने बताया कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारा खेल खत्म हो गया है। उनका मानना था कि राजनीति विज्ञान को अन्य समाज विज्ञानों के साथ में अपना एक रिश्ता कायम करना होगा, ताकि राजनीति विज्ञान की जो विवेकपूर्ण निर्णय स्थापित करने चाहिए, और इसी से राजनीति विज्ञान का अस्तित्व सार्थक होगा। 1959 में ही मार्टिन लिपसेट ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल मैन के अंतर्गत बताया कि समकालीन समाज के लिए उपयुक्त मूल्य पहले ही तय किए जा चुके हैं। इसमें
लोकतंत्र का सक्रिय स्वरूप ही उत्तम समाज की निकटतम अभिव्यक्ति कही जाती है। तो अब उन्होंने भी, लिपसेट ने भी राजनीतिक सिद्धांत की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब हमने अध्ययन किया है उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन का दावा करने वाले विचारक राजनीति के अध्ययन को वैज्ञानिक रूप देने के लिए राजनीतिक अन्वेषण की दार्शनिक परंपरा से नाता तो तोड़ने की वकालत कर रहे हैं, परंतु राजनीतिक दर्शन में आस्था रखने वाले विचारकों ने उनके इस दावे को कभी भी स्वीकार नहीं किया है। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी एक तरह का विचारक यहाँ पर नहीं आया है। जो बहुत अधिक आदर्शवादी थे वो अलग हो गए। दूसरी बात, जो राजनीति विज्ञान को पूरी तरह से विज्ञान बनाने पर उतारू थे वो अलग हो गए हैं। लियो स्ट्रॉस ने 1962 में राजनीतिक दर्शन के महत्व पर बल दिया। उनका मानना था कि राजनीति का नया विज्ञान ही उसके पतन का सही लक्षण है। इसमें उन्होंने प्रत्यक्षवादी समाज की चर्चा करी है, प्रत्यक्षवादी अवधारणा की चर्चा करी है। स्ट्रॉस का अनुभवमूलक सिद्धांत समस्त मूल्यों की समानता की शिक्षा देता है। इसी विवाद को आगे बढ़ाया डॉन्टे जर्मिनो ने 1967 में अपनी प्रकाशित पुस्तक बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, विचारधारा से परे राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान के अंतर्गत ये तर्क दिया कि अधिकांश 19वीं शताब्दी और आरंभिक 20वीं शताब्दी के दौरान राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास के दो कारण रहे। पहला कारण प्रत्यक्षवाद, जिसके उदय ने विज्ञान के उन्माद में, प्रत्यक्षवाद मतलब उसने मूल्यों को दूर रख दिया, मतलब वो पूरी तरह से राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के पक्ष में था और उसने मूल्यों को पूरी तरह अलग रख दिया। और दूसरा आता है राजनीतिक विचारधाराओं की प्रधानता, अर्थात उस वक्त क्या था, मार्क्सवाद अपने चरम रूप में था और इधर पूंजीवाद अपने चरम रूप में था। तो इस तरह से जो उन्होंने अपनी जो आइडियोलॉजी बना रखी थी उसको ही वो विकसित करना चाहते थे। एक आम जनता के लिए, आम जनमानस के लिए एक राजनीतिक का सिद्धांत क्या होना चाहिए, इसके बारे में उन लोगों ने कभी नहीं सोचा। अनेक समकालीन विचारकों ने राजनीतिक चिंतन को एक नई दिशा दी थी, जिससे राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान को बल मिला था। इन विचारकों में माइकल ऑकशार्ट, हन्ना अरेंट, बर्टा दे जर्मनेल, लियो स्ट्रॉस और एरिक वोइगलिन के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय कहे जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये राजनीतिक सिद्धांत के पतन के बारे में पढ़ा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जर्मिनो का विश्वास था कि राजनीतिक सिद्धांत प्रत्यक्षवाद के साथ साथ नहीं पनप सकता, जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं रखता है। राजनीतिक सिद्धांत की परंपरावादी और व्यवहारवादी धाराओं के बीच खाई इतनी चौड़ी है कि उन्हें एक दूसरे से जोड़ने की संभावना नजर नहीं आ रही है। हर्बर्ट मॉर्केजू ने भी राजनीति और समाज के अध्ययन में वैज्ञानिकता की मांग के जोखिम की ओर एक और संकेत किया था। तो इसका मेन यही था कि राजनीति विज्ञान को ना तो हम प्योर साइंस बना सकते हैं और ना पूरी तरह से इसको हम वैल्यू फ्री रख सकते हैं। इसके लिए हमें उन परिस्थितियों के साथ समझौता करना होगा जो वर्तमान में चली रही हैं, और किसी विचारधारा के संपर्क में आके हम राजनीतिक सिद्धांत की गणना नहीं कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल बताएं कि जैसे निर्वाचन व्यवहार है, इलेक्टोरल बिहेवियर का निरीक्षण करते समय जब मतदान करने वालों की संख्या के आधार पर जन सहभागिता का अनुमान लगाते हैं, तब यह प्रश्न उठने का कोई गुंजाइश नहीं रहती कि निर्वाचन की वर्तमान प्रक्रिया लोकतंत्र की भावनाओं को कितना सार्थक करती है अथवा नहीं करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी अध्ययन प्रणाली अपना लेने पर
सामाजिक विज्ञान सामाजिक अन्वेषण का साधन नहीं रह जाता, बल्कि सामाजिक नियंत्रण का साधन बन जाता है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि 1970 के दशक में और इसके बाद राजनीति विज्ञान और दर्शन के बीच का विवाद धीरे धीरे कम होता रहा और धीरे धीरे पुराने तर्क और पुराने मार्गदर्शक सिद्धांत नई परिस्थितियों के संदर्भ में बार बार परखे जाने लगे और राजनीति विज्ञान और राजनीतिक दर्शन निरंतर अन्वेषण के विषय हैं जिनकी उपादेयता कभी भी कम नहीं होगी, क्योंकि ये परिस्थितियों के अनुसार हमारे लिए लाभदायक होते हैं। ऐसा नहीं है कि जनसंपर्क की क्रांति या व्यापार व्यवसाय के नए तरीके, विशिष्ट वर्ग की नई रणनीतियों, जनसाधारण की बढ़ती हुई आकांक्षाओं के साथ साथ हमें अपने राजनीतिक सिद्धांत पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो गया है। धन्यवाद।